पूछेंगे कि कोशिकांग जो है, अब क्या पढ़ना है हम लोग को, कोशिका का अंग पढ़ना है। जितना भी अंग है अभी आपका सिंपल है, सब लोग जानता है कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, ठीक है, उसमें इतना समय भी नहीं देना है। तो आपका मेन हम लोग को आगे पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए पादप कोशिका में पाई जाती है, कल ही आपको बताए थे फिगर बना के, ये प्लांट सेल होता है, क्या होता है, प्लांट सेल होता है। इसका जो है बाहरी परत को क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति, अंदर वाला परत को क्या कहा जाता है, झिल्ली। साथ में आपको यहाँ बताए थे कि इसका साइड में क्या होता है, आपका केंद्रक होता है, क्या होता है, साइड में केंद्रक होता है। तो सिंपल चीज यही है कि पादप कोशिका में पाई जाती है, ये एनिमल में नहीं पाई जाती है। यह कोशिका का क्या है, मृत भाग है। कोशिका का कौन भाग है, मृत भाग है। पूर्ण परागम में होती है, क्या होती है, पूर्ण परागम में होती है, मतलब इसमें से कोई चीज ना बाहर जा सकता है ना बाहर का चीज अंदर आ सकता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है, कैसी होती है, पूर्ण परागम में होती है, ठीक है। कठोर बनी हुई रहती है। पूछेगा आम, लीची, नीम इत्यादि का जो पौधे का जो छाल होता है वो किससे बना रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टोग्लाइकोन, क्या है, पेप्टोग्लाइकोन, या इसी को आप लोग कह सकते हैं न्यूमेरिक एसिड, क्या कहते हैं, न्यूमेरिक एसिड, ठीक है। इसी पे एक चीज क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछला बार का, कि कोई भी दो चीज आपस में जुड़ी हुई रहती है ना, जैसे छाल जो है आपस में क्या होती है, पूरा कठोरता हुआ जुड़ा रहता है कि नहीं, जल्दी छाल खिंचाता है, नहीं खिंचाता है। तो पूछेगा दो छाल के बीच में एक सीमेंटिंग एजेंट होता है, क्या होता है, सीमेंटिंग एजेंट होता है, जो उसको पकड़ के रखता है, इसी को कहा जाता है पेक्टिन, क्या कहा जाता है, पेक्टिन। इस सीमेंटिंग एजेंट है जो आपको एक दूसरे को क्या किया जाता है, पकड़ा रहता है, इसी को क्या कहा जाता है, तो सिंपल चीज है, पादप कोशिका में पाई जाती है, मृत भाग है, पूर्ण परागम है, कठोर बनाता है, आम, लीची, पेड़ पौधा में इस सब में किसका रहता है, सेलुलोज का बना रहता है। और कोशिका भित्ति आपका मेन किसका बना रहता है, बैक्टीरिया का, पेप्टोग्लाइकन। कोशिका झिल्ली जिसको आपका कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। पादप और जंतु दोनों में होती है, ठीक है, किसमें होती है, इसमें इसका क्या है कि जंतु का जब फोटो बनाए थे तो बिल्कुल ऐसे बनाए थे, और इसका बीच में सेंटर होता है, यही बताए थे ना। यह जीवित होती है, कैसा होता, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, चयनात्मक गुण, क्या होता है, चयनात्मक गुण होता है। कभी नोटिस किए हैं कि हम लोग को जब चोट लगता है, ठीक है, हम लोग कोशिका झिल्ली है ना, हम लोग को जब चोट लगता है तो बाहर की तरफ मुंह मलते हैं, ठीक है, मलते हैं बाहर, लेकिन दर्द कम कहाँ होता है, अंदर। इसको पता है कि हमको क्या चीज अंदर लेना है और क्या चीज अंदर नहीं लेना है। जैसे पानी में नहाते हैं तो पानी काहे नहीं अंदर ले लेता है, ठीक है, काहे कि इसको पता है कि हमको पानी अंदर नहीं लेना है, लेकिन मुंह हमको अंदर ले लेना है। तो यही इसका कौन सा होती है, इसको पता है कि हमको क्या चीज लेना है अंदर और क्या चीज नहीं लेना, लेकिन ये पूर्ण परागम में होती है, ये कोई भी चीज बाहर से अंदर नहीं आने देती, ठीक है। ये जो है 70 से 80% प्रोटीन और फैट का बना रहता है, किसका, प्रोटीन या फैट, या फिर इसी को कभी कभी लिपिड प्रोटीन दिया जाता है, क्या दिया जाएगा। उसके बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है 5 से 7%, क्या रहता है, 5 से 7% कार्बोहाइड्रेट रहता है। और पिछला बार का दरोगा का क्वेश्चन है, ठीक है, पूछेगा कि कोशिका झिल्ली का मोजाइक मॉडल किसने दिया था, ठीक है, कोशिका झिल्ली का कौन मॉडल, मोजाइक मॉडल, ये आपका सिंगर और कौन दिया था, निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली का मोजाइक मॉडल आपको दिया था, कौन, सिंगर एवं निकोलसन, ठीक है। आपका पादप जंतु दोनों में होती है, कैसी होती है, चयनात्मक गुण होता है, इसीलिए कैसा होता है, 70 से 80% प्रोटीन और किसका बना रहता है, और सिंगर और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली का मोजाइक मॉडल दिया था। ये दोनों कंप्लीट है। कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है, सबसे पहला कार्य होता है विसरण का। सबसे पहला कार्य किसका है, विसरण का। विसरण का इंग्लिश क्या होगा, क्या हो गया, डिफ्यूजन। देखिएगा, मान लीजिए कि दो ट्यूब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी का दबाव अधिक है कि नहीं, अधिक सांद्र है कि नहीं है, अधिक सांद्र,
इधर कम सांद्र है, पूछेगा जो विसरण होता है ना वो आपका अधिक सांद्र से किधर जाता है, कम सांद्र के तरफ जाता है, ठीक है। मतलब अधिक सांद्र के तरफ से कहाँ जाएगा, कम सांद्र के तरफ ही जो जाता है उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। जैसे सेंट का बोतल जो स्प्रे होता है, देखते हैं उसमें दबाव ज्यादा रहता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, दबाव ज्यादा रहता है वायुमंडल से, तो उसमें दबाव ज्यादा रहता है कि नहीं। जैसे ही हम स्प्रे को छोड़ते हैं या रूम फ्रेशनर को छोड़ते हैं, आवाज करके एक ही बार निकलता है कि नहीं, मतलब डिब्बा में ज्यादा सांद्र है, ठीक है, और वायुमंडल थोड़ा सा क्या है, कम है, तो आपका जो निकलता है तो पूछता है कि जो स्प्रे या सेंट या हम लोग रूम फ्रेशनर या कछुआ वाला मारने वाला होता है, वो सब जो हम लोग छोड़ते हैं वो किस प्रोसेस से बाहर निकलता है, तो वो निकलता है किस प्रोसेस से, मतलब अधिक सांद्र से किधर जा रहा है, कम सांद्र के तरफ जाता है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है। दूसरा है परासरण, दूसरा क्या है, इसका इंग्लिश होता है ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है ये बिल्कुल अपोजिट होता है, ये कम सांद्र से कहाँ जाएगा, अधिक सांद्र के तरफ जाएगा, कम सांद्र से कहाँ जाएगा। मान लीजिए एक बहुत फेमस है बिहार में, पूछता है कि मान लीजिए पेड़, ठीक है, पेड़ में जो पानी उनी जाता है, ठीक है, ये किस प्रोसेस से जाता है, ठीक है, तो परासरण प्रोसेस से जाता है, किस प्रोसेस से जाता है, परासरण। अब आप लोग बताइए पेड़वा तो इतने बड़ का है ना, लेकिन जमीन तो पूरा है ना, ठीक है, पूरा पूरा फैला हुआ जमीन है कि नहीं है, तो मतलब जमीन में पानी अधिक है, मानते हैं पूरा जमीन में पानी अधिक है, लेकिन पेड़वा तो छोटा है ना, पेड़ में तो थोड़ा ही सा है ना, तो पेड़ में तो ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है, भरा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, और धरती पर तो लंबाई भी तो धरती का बहुत ज्यादा है, तो ये कम परासरण है, इसमें पानी क्या है, कम सांद्र है, कम सांद्र से कहाँ जा रहा है, अधिक सांद्र के तरफ जा रहा है, मतलब आपका जो पेड़ पौधा जो आपका लेता है पानी वो किस विधि से लेता है, किस विधि से लेता है, परासरण विधि से, किस विधि से लेता है, परासरण विधि से। एक और आपका कोशिका झिल्ली का ही काम है, जिसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं प्लाज्मोसिस, क्या कहते हैं, प्लाज्मोसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं। प्लाज्मोसिस प्रक्रिया, कौन सा प्रक्रिया, प्लाज्मोसिस। इसमें पूछता है कि आपका अगर मान लीजिए कि नींबू का अचार या फिर मान लीजिए आम का जो अचार होता है, ठीक है, आम का अचार बिल्कुल तेल में डूबा रहता है, एक मान लीजिए इसमें आम का अचार है, ठीक है, आम का अचार जो इसमें जाएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए तेल नहीं रहता है तो कभी कभी देखते हैं आम का अचार सूख जाता है, ठीक है, सूखने के साथ साथ भी आपको क्या होता है, उसमें मम्मी लोग को देखिएगा थोड़ा नमक डाल देता है, थोड़ा सा तेल डाल देता है, ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि गीला चीज खराब जल्दी होगा लेकिन सूखा चीज खराब नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है, इसमें मान लीजिए कोई अचार उचार का कुछ लग गया, ठीक है, अचार में पानी गिरा, ठीक है, तो अचार जब होता है तो हरा हरा अचार होता है कि नहीं होता है, ठीक है, हरा अचार में पानी रहता है कि नहीं रहता है, भरपूर पानी रहता है ना, इसमें से नमक चीनी या फिर जो भी चीज मिलाया जाता है ये अपना पूरा पानी जो है ना बाहर छोड़ता है, कहाँ छोड़ता है, बाहर छोड़ता है, तो अभी अचार में बहुत ज्यादा पानी है, मतलब अधिक सांद्र है, क्या है, अब बाहर में इसको सांद्रता क्या है, थोड़ा सा कम है, इसका सारा पानिया निकल के कहाँ चल जाता है, बाहर चल जाता है, ठीक है, और इसकी जो सेल होती है वो मर जाती है, इसकी सेल क्या होती है, मर जाती है, बिल्कुल ये क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है। जैसे ही इसमें तेल डलाता है तो तेल का एरिया ज्यादा है, अचार का एरिया क्या है, अचार का एरिया कम है, लेकिन इस हिसाब से अगर सांद्रता के हिसाब से देखिएगा तो अचार ज्यादा सांद्र है, ठीक है,
सारा पनिया प्लाज्मोसिस ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और इसमें जितनी भी जीवाणु वाणु होती है वो सब क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा दिन तक क्या होता है, अचार ठीक रहता है। कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कपड़ा साफ करते हुए, ठीक है, कपड़ा उपड़ा बहुत देर तक साफ करते हैं, तो आप देखते हैं आपका सेल जो है ना, थोड़ा सा हाथ जो है अजीब हो जाता है, फूल जाता है कि नहीं फूल जाता है, हाँ? फूल जाता है कि नहीं फूल जाता है। इसलिए फूलता है कि जैसे ही आप सरफ में पानी हाथ डाल लें, बाल्टी उतना बड़ा है ना, लेकिन आपका हाथ में तो ज्यादा सांद्रता है, थोड़ा में ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा चीज में कोई चीज ज्यादा है तो उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है। जैसे ही आप जाते हैं ना, हाथ डालते हैं, आपका जो है ना इसमें का सारा पनिया धीरे धीरे किसमें चल जाता है, अधिक सांद्र की तरफ चल जाता है, ठीक है। तो आपका इस सेल यहाँ से मरना क्या होता है, सेल शुरू होता है। इसीलिए जब सेल मरता है ना, तो देखते होंगे आपका चमड़ा क्या होता है, यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को कौन प्रोसेस कहते हैं, प्लाज्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। इसी प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं, प्लाज्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। पूछेगा कि डिब्बा बंद जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वे बहुत दिन तक आप उसको यूज कर सकते हैं, किस प्रोसेस से, किस प्रोसेस से। इसका कार्य बस आपको बताना था कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, और क्या होता है प्लाज्मोसिस क्या होता है। समझ में आया तीनों। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा कोशिकांग, जिसका नाम है, अभी तक आप लोग को कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पढ़ाएंगे, जो क्या था, आवरण था, क्या था। अब आपको कल बताए थे कि दोहरी झिल्ली में दो गो आता है, एक आपको माइटोकॉन्ड्रिया आता है और एक कौन आता है, दोहरी झिल्ली मतलब एक झिल्ली ये और एक झिल्ली अंदर वाला, ठीक है। इसीलिए इसको कैसी झिल्ली कहा जाता है, दोहरी झिल्ली। सबसे पहले हम नॉर्मल चलते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपका जो है इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा जाता है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यही सेल को क्या देता है, ऊर्जा देता है। यही सेल को क्या देता है, और एटीपी ऊर्जा, कैसी ऊर्जा, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रोनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी ऊर्जा क्या होती है, प्रदान करता है, ठीक है। इसका खोज किया था रिचर्ड अर्टमैन, क्या किया था, आज इसका नाम इसने बायोब्लास्ट रखा था। क्या रखा था, बायोब्लास्ट। इसका नाम इसने क्या रखा था, बायोब्लास्ट, ठीक है। तो पूछेगा कि इसका खोज कौन किया था, रिचर्ड अर्टमैन, और नामकरण क्या किया। पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया जो नामकरण किया था वो किया था कार्ल बेंडा। कौन किया था, माइटोकॉन्ड्रिया। पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया कौन रखा था, कार्ल बेंडा। तो सबसे पहले पावर हाउस ऑफ सेल है, कैसी ऊर्जा दे रही है, ऊर्जा दे रही है। इसका खोज कौन किया था, रिचर्ड अर्टमैन, और साथ में कार्ल बेंडा ने इसका क्या किया, इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। आप लोग को हम कल ही बताए थे, मतलब पिछला क्लास में, कि माइटोकॉन्ड्रिया को सांस से रिलेटेड है, यही ना बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, मान लीजिए मुंह से किए क्या, भोजन, और नाक से लिए क्या, यही ना है। अच्छा, ये जो भोजन है, भोजन जो है आप लोग ग्लूकोज के फॉर्म में लिए कि नहीं फॉर्म में लिए, ग्लूकोज के फॉर्म में लिए, और श्वसन ऑक्सीजन लिए है कि नहीं, ठीक है। तो भोजन में क्या लिए, श्वसन में क्या लिए, ये दोनों कहाँ जाएगा, कोशिका में जाएगा, कहाँ जाएगा, क्योंकि भाई मुंह से ही ग्रासनी से नीचे जा रहा है और नाक से भी अंदर जा रहा है सांस, दोनों सेल में आपको जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाएगा, ठीक है, यहाँ बना देते हैं, कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। माइटोकॉन्ड्रिया में जब भोजन गया, ठीक है, तो आपका जो है ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलेगा साथ में। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा तो ये आपस में 3 बार टूटेगा। किसमें टूटेगा, 3 जगह टूटेगा, ठीक है। एक निकालेगा आपको CO2,
एक निकालेगा H2O और एक निकालेगा ATP। क्या निकालेगा? ATP निकालेगा, जिससे CO2 बाहर चला जाएगा। CO2 कहाँ? सांस से बाहर। ये सांस से कहाँ चला जाएगा? बाहर। H2O पानी है, पानी आपका वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और ATP ही क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। ATP ही क्या ऊर्जा बनाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा जाता है। बिल्कुल यही प्रोसेस चलता है। मुंह से भोजन, नाक से सांस, दोनों मिला। दोनों कहाँ मिला? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन 3 पार्ट में टूटा, CO2 H2O और ATP, जिसमें CO2 हम सांस से क्या कर दिए? बाहर। H2O वाष्पित हो गया और बचा क्या? ATP। इसीलिए कहा जाता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, अब आइए बिल्कुल हम लोग चलते हैं रासायनिक संगठन पर। किस पर चलते हैं? तो यहाँ तक समझ में आया? पावर हाउस ऑफ द सेल, ATP ऊर्जा देता है। खोजा कौन था? पूछेगा कि नामकरण पूछेगा कि भोजन और श्वसन के माध्यम से, तो भोजन से गया ग्लूकोज और श्वसन से गया ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिला और दोनों मिलकर कितना भाग में टूटा? 3 भाग में। कौन कौन टूटा? CO2 बाहर सांस से, H2O हवा में और ऊर्जा क्या बचा? अब हम लोग आगे आते हैं इसका रासायनिक संगठन। ठीक है, फोटो मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? रासायनिक संगठन, जिसमें 60 से 65% जो है आपका प्रोटीन रहता है। क्या रहता है? प्रोटीन। 60 से 65% क्या रहता है? प्रोटीन। और 20 से 22% होता है फास्फोलिपिड। क्या होता है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में आपका लगभग वही होता है, प्रोटीन और फैट थोड़ा सा रहता है, उसी का फास्फोलिपिड। तो 60 से 65% क्या रहा? प्रोटीन। और 20 से 22% क्या रहा? फास्फोलिपिड। आपको इसी में थोड़ा सा DNA और RNA होता है। क्या होता है? DNA और। अब बात करें हम संरचना पर, खूब क्वेश्चन यहाँ से आया। ठीक है, यहाँ से खूब क्वेश्चन संरचना से आया है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। 60 से 65% प्रोटीन और 20 से 22% माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो कुछ इस तरह है। ठीक है, सिंपल। इसमें देखिएगा ये 2 गो परत है, एगो बाहरी परत है और एगो क्या है? अंदर परत है। ठीक है, तो पूछेगा कि बाहरी परत यहाँ लिखे हैं, बाह्य परत। अंदर के परत को हम नाम दिए हैं क्रिस्टी। क्या दिए हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में उंगली नुमा जो संरचना होता है, उस उंगली नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसी उंगली नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? एक और क्वेश्चन यहीं से पूछा था, इस क्रिस्टी के अंदर जो द्रव भरा रहता है, उस द्रव का नाम क्या है? तो मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। तो इस दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा है डायरेक्ट फिगर से कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो उंगली नुमा संरचना होता है, ये उंगली नुमा संरचना, इसको क्या कहा जाता है? और पूछेगा इसमें जो द्रव भरा रहता है, इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसमें देखिएगा एक और DNA है। क्या है? और कैसी DNA? जब DNA पढ़ाएंगे तो उसमें आपको DNA का रूप बताएंगे, तो इसमें है MDNA। MDNA का काम होता है मैसेंजर DNA। क्या होता है? इसमें वो छोटा छोटा हम पॉइंट लिखे हैं। लिखे हैं, मतलब ये है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम का एक उदाहरण है, मतलब एक लक्षण है कि जहां राइबोसोम रहेगा प्रोटीन का निर्माण वहीं होगा। और ये अपना प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, मतलब अपना भोजन ये खुद क्या कर रहा है? बना रहा है। इसी जो अपना भोजन खुद बना ले उसको कहा जाता है अर्ध स्वायत्त अंग। क्या कहा जाता है? मतलब वो अपना आधा काम खुद से कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हम फूल के तरह फोटो बनाए हैं, जिस पर एगो गद्दा नुमा एगो रखे हैं। ठीक है, रखे हैं।
इसी को कहा जाता है ऑक्सीसोम। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम F1 कण। क्या है? F1 कण, ठीक है। और यही जो ऑक्सीसोम होता है, इसी ऑक्सीसोम के जो ऊपर जो टेनिस के तरह जैसा कर्क होता है ना, गद्दानुमा, ठीक है, इसी में गद्दानुमा होता है एक संरचना, और इसी से निर्माण होता है एटीपी का। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का। तो फोटो अच्छे से देखिएगा कि बाहरी परत अंगुली नुमा को कहा जाता है क्रिस्टल, तरफ भरा रहता है कौन? मैट्रिक्स। इसमें डीएनए रहता है। कौन डीएनए? साथ में इसमें छोटा छोटा कण होता है जिसको राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर जो है आपका कण रहता है जिसको कहा जाता है ऑक्सीसोम F1 कण। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम F1 कण। और यही ऑक्सीसोम आपका किसका निर्माण करता है? एटीपी का। एटीपी ऊर्जा देता है कि नहीं देता है? ठीक है। आपका लगभग फोटो ये रहा। रासायनिक चीज आपका 60 से 65%, 20 से 22% क्या रहा? फॉस्फेटिक, ठीक है। आगे थोड़ा सा इसमें चलते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? इसी में एगो नया चीज होता है एमडीएनए। कौन डीएनए है? अगर किसी मादा में, ठीक है, मतलब महिला में अगर एमडीएनए खराब हो जाता है, ठीक है, तो इसी में एगो प्रोसेस होता है 3 पेरेंट बेबी। क्या होता है? मतलब एक बच्चा का 3 माता पिता। क्या है? एक बच्चा का कितना माता पिता? 3 माता पिता। पूछेगा कि वो कौन डीएनए खराब होता है? एमडीएनए। एमडीएनए कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ है? और यहीं से एक आपको आगे अब पढ़ाएंगे 3 पेरेंट बेबी। इसी जो है अब आते हैं हम लोग किस पर? 3 पेरेंट बेबी। मान लीजिए एक महिला है, ठीक है, महिला का एक जो होता है, इसी एक में ओवम होता है। ओवम में जो एक बनता है डीएनए उसी में ना जाता है, ठीक है। मान लीजिए इस एग में एमडीएनए क्या हो गया? क्या हो गया? एमडीएनए क्या हो गया? खराब हो गया। अगर महिला में एमडीएनए खराब होगा तो वो बेबी का जन्म नहीं दे पाएगी, और जन्म दे भी पाएगी तो बेबी अच्छा स्वस्थ नहीं रहेगा, ठीक है। एमडीएनए अगर खराब हो जाता है तो हम लोग दूसरा स्टेज, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? महिला के एग में एमडीएनए क्या है? खराब है। तो हम क्या करेंगे? दूसरी महिला से हम उसका एग ले लेंगे, ठीक है। उसका क्या करेंगे? एग ले लेंगे, स्वस्थ एग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्वस्थ एग ले लेंगे। तो देखिए जो महिला उसका एग खराब है, एमडीएनए उसमें क्या है? खराब है। तो स्वस्थ कोई दूसरी महिला जो स्वस्थ होगी उसकी क्या लेंगे? हम एग लेंगे, ठीक है। और फिर उसको जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आईवीएफ कहा जाता है, ठीक है, आईवीएफ इन, इसमें जो है हम क्या करेंगे कि मेल का स्पर्म क्या लेंगे? मेल का स्पर्म। और थोड़ा सा एक चीज छूट गया, ये जो एक स्वस्थ निकाले हैं इसको क्या करेंगे? उस महिला में जो खराब महिला जिसका एमडीएनए खराब था, उस महिला में हम इस एक को क्या करेंगे? डाल देंगे। इस एक को क्या करेंगे? डाल देंगे। अब उस महिला में स्वस्थ एग आ गया। इसको इसलिए डाला गया कि उस महिला का डीएनए उस एग में क्या हो सके? जा सके, ठीक है। उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से पुरुष का स्पर्म लेंगे, पुरुष का स्पर्म, और इस महिला का एग लेंगे, ठीक है। अच्छा एग लेकर एक क्या हो जाएगा? बेबी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेबी बन जाएगा। तो इसमें बताइए आप, एक महिला जिसका खराब एग था, ठीक है, इसका एग में हम क्या किए? दूसरी महिला का स्वस्थ एग डाल लें। स्वस्थ एग डाल के फिर उसके ओवम में हम स्वस्थ एग डाल दिए ना, इसलिए डाले कि थोड़ा सा उसका भी डीएनए का उस एग में क्या हो? डीएनए उसका आए, ठीक है। फिर जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से पुरुष का स्पर्म और महिला का एग निकाल के दोनों से क्या हो गया? बेबी बन गया। तो 2 महिला आया इसमें, एक पुरुष आया, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है कौन? पेरेंट? 3 पेरेंट बेबी। क्या कहा जाता है? 3 पेरेंट्स बेबी, ठीक है। ये आपका किसका खराब होता है? काफी प्रोसेस में आपका होता है कौन? पेरेंट बेबी। ये लगा के माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। पूछेंगे अब जो हमारा जो टॉपिक, इस टॉपिक का नया कोशिकांग है
कोशिकांग का नाम क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, मतलब क्या है? लवक। क्या है? लवक। इसका खोजकर्ता आपका है हेक्कल। कौन है? हेक्कल खोजकर्ता कौन है? हेक्कल। लेकिन ये जो खोजकर्ता थे ना, ये हरित लवक का खोजकर्ता नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट लवक बोलेंगे, खोजकर्ता कौन थे? लेकिन स्पेशली पूछ लिया कि क्लोरोप्लास्ट वाला जो है, ठीक है, हरित लवक का खोज किए थे AFW सिम्पर। क्या किए थे? AFW सिम्पर किए थे। ठीक है, लवक को 3 प्रकार में बांटते हैं। एक बांटते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लियोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। क्या कुछ गड़बड़ है क्या? हम कुछ गड़बड़ पड़ा पूछेंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लियोप्लास्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है? 3। सबसे पहला चीज पूछेंगे कि पूरा सेल में सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? लवक। सबसे बड़ा क्या होता है? इस लवक में भी सबसे बड़ा पार्ट किसका होता है? हरित लवक। किसका होता है? हरित लवक। तो हम पहले धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है क्या? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लियोप्लास्ट। ठीक है, इधर लिख दें। क्लोरोप्लास्ट क्या है? पॉइंट पहला लिखिएगा कि ये पेड़ पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। पेड़ पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। पूछेगा इसके निर्माण जो है कहां से होती है? तो सूर्य के प्रकाश मतलब क्लोरोफिल से होती है। किससे होती है? क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल से होती है। ठीक है, उसके बाद पूछेंगे कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है, कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग, वो कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका जो है ना DNA, राइबोसोम, और वो भी राइबोसोम कितना प्रकार का? 70 इस प्रकार का। कैसा प्रकार का? 70 इस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या पाया गया? राइबोसोम है। राइबोसोम है तो यहाँ प्रोटीन का निर्माण होगा। मतलब भी जो है आपका कैसा है? अर्धस्वायत्त अंग। कैसा है? अर्धस्वायत्त मतलब सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। क्या है? मतलब ये अपना भोजन जो है किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। ये अपना भोजन खुद से क्या कर सकता है? बना सकता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल के वजह से होता है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? क्लोरोप्लास्ट। सबसे बड़ा कोशिकांग डायरेक्ट पूछेगा तो लवक। लवक में भी अगर डीप पूछ दिया तो कौन है? क्लोरोप्लास्ट। इसमें DNA और राइबोसोम होता है। राइबोसोम के इस प्रकार का। ठीक है, इसीलिए जब राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण करवा रहा है तो कैसा अंग होगा? सेमी ऑटोनोमस अंग होगा। ठीक है, पूछेगा क्वांटासोम। क्या है? क्लोरोप्लास्ट का फंडामेंटल जो यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, उसी को क्या कहा जाता है? क्वांटासोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब एक क्लोरोफिल, एक जो है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में लगभग 250 क्वांटासोम होता है। कितना क्वांटासोम होता है? 250 क्वांटासोम होता है। तो पूछेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का सबसे छोटा जो है यूनिट का नाम क्या है? क्वांटासोम। क्या है? 250 क्वांटासोम जब मिलता होगा तब एक क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है? निर्माण होता है। कितना होता है? पूछेगा कि हरित जो लवक होता है, ठीक है, ये हरित लवक में आपका जो है
दो गो पार्ट होता है, एक होता है स्ट्रोमा और एक पार्ट क्या होता है ग्रेना। क्या होता है ग्रेना और क्या होता है स्ट्रोमा। ठीक है, ग्रेना, ग्रेना मतलब लाइट में, क्या है लाइट में, ये क्या है लाइट। ग्रेना कौन है ग्रे, कैसा है ग्रे लाइट है कि नहीं है। और स्ट्रोमा होता है नाइट में, कहाँ होता है नाइट में, क्या होता है नाइट में। तो पूछेगा कि पेड़ पौधा जो है ना आपका, कि दिन में भी क्लोरोफिल, पूछेंगे कि क्या दिन में क्लोरोफिल कर सकता है और रात में कर सकता है। तो प्लांट जो है दिन हो या रात हो करता जरूर है, लेकिन उसको बशर्ते लाइट चाहिए। क्या चाहिए लाइट। कभी कभी आप लोग देखते होंगे क्वेश्चन पूछता है आप लोग से, अभी पूछेंगे कि किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य कब तक है। 2000 पहले 22 था, कितना था 22, फिर उसको बना दिया गया 25, क्या बना दिया गया 25 में भी कोई आशा उठा देखो नहीं रहा। ठीक है, तो पूछा जाएगा किसान की आय दुगुना कैसे होगा। भाई खेतवा उतने हैं तो दुगुना कैसे कर लीजिएगा। तो प्लान चला था कि हर खेत में जो है ना हम सोलर लाइट लगाएंगे। प्लान चला था कुछ दिन पहले, आप लोग सुने होंगे। प्लांट इसलिए चला कि दिन में खाली धूप रहता है तो दिन में भोजन प्लांट बनाता है कि नहीं बनाता है, तब ना उसको 3 महीना प्लांट को लग जाता है। लेकिन अगर इन रातों में अगर हम लाइट देंगे और रातों में खाना बनाएगा, मतलब जो 3 महीना का पौधा है वो तो 1.5 महीना में तैयार हो जाएगा कि नहीं, और खेत खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों होता है क्लोरोफिल में। क्या होता है अगर रात में काम करेगा तो कौन करेगा स्ट्रोमा, और दिन में पूछेगा क्लोरोफिल कहाँ से लेगा, ग्रेना वाला पार्ट मिलेगा। ये लगाकर आपका क्लोरोफिल खत्म। खोज करता इसका हेकल, हरित लवा का खोज करता एडब्ल्यूएस। लगभग 3 प्रकार का, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पेड़ पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है क्लोरोप्लास्ट, और डीएनए और राइबोसोम होता है। राइबोसोम सेमी ऑटोनोमस बॉडी है कि नहीं राइबोसोम में। तो पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट का फंडामेंटल यूनिट को क्या कहा जाता है क्वांटम। क्या कहा जाता है एक क्लोरोप्लास्ट में कितना क्वांटम 250 क्वांटम। कितना हो गया। अब आते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग कौन वर्णी लवा। क्या है वर्णी मतलब, वर्ण मतलब क्या होता है रंग। वर्ण मतलब क्या होता है रंग। पेड़ पौधे में ये रंग प्रदान करता है। पेड़ पौधे फल उल जितना भी चीज है उसमें रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर का लाल रंग, चुकंदर का लाल रंग, हल्दी का पीला रंग, सेब का लाल रंग, पपीता का पीला रंग, ऐसे ऐसे बहुत सारा रंग है। आप लोग याद करते रहिएगा। ठीक है, हम लोग इम्पोर्टेंट वाला लिखे हैं। टमाटर का क्या है कैरोटीन। कौन होता है तो टमाटर में लाल रंग किसके वजह से कैरोटीन। सॉरी मान लिए कैरोटीन है, कैरोट होता है वैसे। चलिए, तो हम लोग इम्पोर्टेंट चीज लिख दिए हैं। टमाटर में पूछेगा लाल रंग किसके वजह से। चुकंदर में, चुकंदर में लाल रंग। हल्दी में जेंथोफिल, हल्दी का पीला रंग किसके वजह से जेंथोफिल। हाँ कुरकुमीन भी देता है और आपका जेंथोफिल भी देता है। ठीक है, ये भी सही बोले हैं। कर्क्यूमिन सही बोली है। ठीक है, हल्दी में जेंथोफिल और क्या हो गया कर्क्यूमिन। ठीक है, सेब में जो लाल रंग होता है एंथोसाइन। क्या है एंथोसाइन। पपीता का जो पीला रंग होता है कैरिकोजेंथिन। क्या है कैरिका। ऐसे भी पपीता में काला काला होता है ना बीज, तो कैरिका जेंथिन। और गाजर तो कैरोट होता है तो कैरोटीन। गाजर कैरोट होता है तो क्या है टमाटर में लाइकोपीन, चुकंदर में विटामिन, हल्दी में जेंथोफिल, क्या क्यूरीमीन पूछेगा। सेब में एंथोसाइन, पपीता में कैरिका जेंथिन, और गाजर में क्या कैरोटीन। गाजर में क्या है कैरोटीन है। ये लगाकर आपका कौन दूसरा खत्म हुआ कौन क्रोमोप्लास्ट। अब क्या बचा लियोप्लास्ट। है
लेकिन भाई मेरिट में छठी हो ना, अगला बार बहुत मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए, लियोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। इसमें आपका क्या होता है? अबॉर्निंग। इसमें आपका 3 प्रकार का होता है, प्रोटीनोप्लास्ट, एमिलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, ठीक है। नाम में से लग रहा है ना, प्रोटीनोप्लास्ट मतलब ये प्रोटीन का संग्रह करेगा। क्या करेगा? सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधे का रंग खाना उना, यही ना भोजन का बनवाता था, ये रंग निर्धारण किया था। और ये जो है ना भोजन का संग्रह करता है। कहाँ करता है? भोजन का संग्रह पेड़ पौधा में कहाँ होता है? तो जड़ में होता है। क्या होता है? इसीलिए जड़ सबका क्या होता है? मोटा होता है। तो एक क्वेश्चन पूछाएंगे सिंपल कि इसका रंग कैसा होगा? रंगहीन होगा। काहे कि जड़ जो है कितना हरा भरा कलर का है नहीं हो, लेकिन उसका जड़ हमेशा उजला रंग का होता है। होता है कि नहीं होता? काहे? काहे कि मिट्टी के नीचे रहता है, ठीक है। मतलब प्रकाश इधर से आता है और जड़ बढ़ता है नीचे, ठीक है। तो कोई भी प्रकाश से कोई भी कनेक्शन होता नहीं है। और जो घर से नहीं निकलिएगा तो उजला हो जाइएगा, घर से बाहर निकलिएगा तो करिया जाइएगा कि नहीं करिया जाइएगा, ठीक है। तो सिंपल में है यही है क्या? लियोप्लास्ट। इसका रंग कैसा है? क्या है? और ये कहाँ पर होता है? तो जड़ में होता है। कहाँ होता है? तो प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह करेगा कि नहीं करेगा? अब प्रोटीन का संग्रह वाला हमको कुछ कुछ पौधा का नाम बताइए ना, जैसे दलहनी पौधा, जितना भी दाल उल है, ठीक है, उसमें प्रोटीन होता है कि नहीं होता है? ये है एम्यूलोप्लास्ट। क्या है? तो ये आपका प्रोटीन का संग्रह करेगा, प्रोटीन का। ये आपका फैट का करेगा। किसका करेगा? एमिलोप्लास्ट किसका करेगा? फैट का करेगा। एमिलोप्लास्ट किसका करेगा? फैट का करेगा। और पूछेंगे इलियोप्लास्ट भी आपका फैट का ही करेगा। इलियोप्लास्ट भी क्या करेगा? फैट का ही करेगा। इलियोप्लास्ट भी किसका करेगा? फैट का करेगा, ठीक है। तो आपका वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, ठीक है, ये तीनों आपका क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। एगो क्वेश्चन जो है स्टार मार्क हम लिख दे रहे हैं। पराबैंगनी कीड़ा, पराबैंगनी कीड़ा, पराबैंगनी कीड़ा बचाने वाला जो लवक होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है फाइकोसाइनिन। ये पराबैंगनी कण को बचाने वाला जो लवक होता है उसी को क्या कहा जाता है? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन, ठीक है। ये लगाकर आपका लवक क्या हो गया? खत्म।